जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। अनिल परब को जेल हो गई है, लेकिन आज की वीडियो में केवल हम अनिल परब की बात नहीं करने वाले हैं, केवल सचिन वाजे की बात नहीं करने वाले, बल्कि उसके बाद से लेकर के कि शरद पवार जो पिछले 3 दशकों से पीएम इन वेटिंग का रास्ता देख रहे हैं, उनकी आज हालत क्या हो गई है, जिसके कारण से वो ये कहने लगे कि भैया 2024 में भी मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय है। ये प्रचंड आशावादी शरद पवार इस तरीके के निराशावादी किस कारण से बने हैं, ये हमें सोच लेना चाहिए। खैर, इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, अच्छा लगेगा हम लोगों को अगर आप हमारे काम को वैल्यू देंगे, कार्यक्रम को पूरा देखेंगे। अनिल परब को संबंध ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ये ऐसा चीजें कार्यवाही होने के लिए स्टार्टअप हुआ है। इससे पहले अनिल देशमुख को जेल हो चुकी है, जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि 2020 में भी अनिल परब को सम्मान मिला था, 2021 में भी, हालांकि वो मामला अलग था, लेकिन 2021 में भी सम्मान मिला था। और ये सिलसिला एक्चुअली 2015 से शुरू हो गया था। एक प्रॉपर्टी थी जिसमें अनिल परब ने जैसे खरीदी थी, और उसके बाद में एक रजिस्ट्री उसके 2019 तक नहीं कराई। देन ये कहा गया कि वो प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी गई है, उन्होंने भी उस पर कुछ बनाने की बात जो है वो नहीं करी। लेकिन बात ये पता चली कि 2017 से उस पर एक रिजॉर्ट का काम चल रहा है, और 6 करोड़ रुपया कैश में, जी हाँ, 6 करोड़ रुपया कैश में उस पर खर्च किया जा चुका है। अब मैं बात करूंगा आपसे थोड़ी सी बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट की, बिकॉज सचिन वाजे की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बात करते रहते हैं, और बहुत बड़े बड़े नामी विद्वान लोग हैं, और वो अच्छे से जानते हैं। आप भी अच्छे से जानते होंगे कि सचिन वाजे जो है वो अनिल परब और अनिल देशमुख के मामले में सरकारी तौर पे अपनी बात रखने के लिए, गवाही रखने के लिए तैयार हो गए। तो ये और किस किस कैसे उनको अनिल परब के सरकारी बंगले पर बुलाया गया था, और कैसे 50 जो बिल्डर्स हैं उनसे 2-2 करोड़ रुपए की उगाही लेने की बात की गई थी। बात केवल इतनी नहीं है, बात इससे थोड़ी ज्यादा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट जो 1988 में बना था, बहुत सारी बात हमेशा होती है कि भाई, और आपने देखा होगा कि 2014 के बाद में बहुत सारे एनजीओज जिन पर एफसीआरए लगाता था, नहीं लगता था, वो लोग किस तरीके से फॉरेन फंडिंग उठाते थे, उसका किस तरीके से भारत में रोल अदा किया जाता था। ग्रीन पीस फाउंडेशन के बारे में आपने सुना ही होगा, वो बहुत सारे एनजीओज बंद हो गए, उनको फंडिंग मिलना बंद हो गया। ये सारा का सारा काम जो हुआ है, उन सारे के सारे कामों की पीछे की जो बैकबोन थी बेसिकली, दैट इज फंडिंग, उस फंडिंग को कैसे एक ब्रेक किया गया है। बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट बेसिकली 1988 में बना था, उसके बाद में बन तो गया, लेकिन बनने के बाद में उसमें कुछ ऐसा हुआ नहीं कि किस तरीके से वो लॉ जो है वो लागू होगा। यानी कि कहा यह गया था कि भैया, अगर आपने कुछ गड़बड़ करी है तो आपको पेनल्टी भरनी होगी, और पेनल्टी भरने के बाद में फिर जो आपने गड़बड़ की थी वो गड़बड़ वापस से आपकी हो जाएगी। लेकिन 2014 के बाद में हुआ ये, जब 2016 में इसमें संशोधन किया गया, और संशोधन ये किया गया कि अगर आप पकड़े जाते हैं तो केवल पेनल्टी से काम नहीं चलेगा, वो संपत्ति आपकी कुर्क होगी, और संपत्ति कुर्क होने के बाद में, यानी कि संपत्ति आपकी वापस नहीं होगी, और कुछ भी तरीके से आप कुछ देते हैं पेनल्टी वगैरह, तब भी नहीं होगा। इवन 7 साल का कारावास हो सकता है, सश्रम जेल हो सकती है। जो अलग उसके बाद में जो फेयर उसका उसका जो जितना भुगतान होगा, उस प्रॉपर्टी का जितना फेयर वैल्यू होगी, उसका 25% जुर्माना वो अलग भरना होगा, और उसके बाद में भी कुछ होगा नहीं। इवन हाँ, इसमें रिलैक्सेशन दिया गया कि आपके जो माता पिता के नाम पे प्रॉपर्टी आपने ले ली, या बेटा बेटी के नाम पे ले ली, या भाई बहन के नाम पर ले ली, तो समस्या नहीं है। लेकिन आपको तब भी दिखाना होगा कि अगर किसी के नाम पर प्रॉपर्टी है और पैसा आपने लगाया है, तो ऐसे में वो पैसा जो आपने लगाया है वो एक नंबर का है या नहीं है। पहले समस्या ये आती थी, इवन आज आप देखेंगे कि दिल्ली में हजारों प्रॉपर्टीज, दिल्ली गुड़गांव में हजारों प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, हजारों फ्लैट्स ऐसे हैं जिनका नामलेवा कोई नहीं है। जिस तरीके से बिल्डर्स के पास में रेरा लगाया गया, ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब ईमानदार व्यक्ति होता है, और जिस तरीके से 2014 के बाद में ये कहा गया, मैं ये नहीं कह रहा कि भाजपा में या मोदी जी में सब कुछ पूरा का पूरा दूध का धुला हुआ है, लेकिन हाँ, बाकियों से बहुत बेहतर है, और हमें उम्मीद की किरण वहां पर नजर आती है। शायद इसीलिए मैंने यहाँ पर ये बात कहना चाहूंगा कि ईमानदार व्यक्ति ही ये बातें कर सकता है। और मोदी जी ने तो शुरुआत में कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो नहीं खाने दूंगा की वाली बात ही लगातार इस तरीके से निकल करके सामने आ रही है। क्योंकि होता यह था कि अगर कोई व्यक्ति, आपने नौकर के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद ली है, अब नौकर जो है वो आपको क्लेम नहीं दे रहा, तो आप सामने आते हैं कि भैया पैसा तो मैंने लगाया था, लेकिन अब आप सामने नहीं आ पा रहे हैं कि पैसा आपने लगाया था, क्योंकि जैसे ही आप सामने आएंगे वैसे ही आप पकड़े जाएंगे। और इसी कारण से आपने देखा होगा कि 2014 से पहले प्रॉपर्टीज की रेट किस तरीके से उछली हुई थी, और लोग कहते थे कि भैया आपने एक प्रॉपर्टी खरीद लो, उसके बाद में तो वो खरा सोना है, और बिल्कुल बस सोना कब हीरा बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। लेकिन प्रॉपर्टीज के रेट्स किस तरीके से डाउन हुए, ये हम
लोगों को शायद उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन बेनामी एक्ट उसका बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद में नोटबंदी हुई, जीएसटी आया, ये उसका बहुत बड़ा कारण बना। हम लोग इतना शायद से बोल सकते हो कि आज सोनिया गांधी को या फिर राहुल गांधी को या फिर प्रियंका गांधी को और सबसे बड़े रॉबर्ट वाड्रा को सब जेल नहीं हुई, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि चिदंबरम जैसे व्यक्ति का 1-1.5 महीने के लिए भी जेल में रहना ये कोई सामान्य बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। भारत में वाकई में तानाशाही नहीं चल रही है और विधि का शासन चल रहा है, इसलिए विधि के तरीके से ही काम हो रहा है। अन्यथा अगर तानाशाही चल रही होती तो जो ज्ञानवापी का मसला चल रहा है, अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का मसला चल रहा है, ताजमहल को तेजो महालय का मसला चल रहा है, कुतुब मीनार के विष्णु स्तंभ का मसला चल रहा है, ये सब तानाशाही के तरीके से तय हो जाते। कहते थे कि हाँ यहाँ पर ये है, बोर्ड लग गया और उसके बाद में उखाड़ना है तो उखाड़ लो साहब, खूंटा यहीं गड़ेगा, ये कह दिया जाता है कि ये नहीं हो रहा है, विधि के हिसाब से हो रहा है। क्यों नहीं हो सकता ये चीज कि अगर पत्थर गवाही देंगे तो वहां पर जाया जाए और बताया जाए कि ज्ञानवापी का ये जो पत्थर है इसकी कार्बन डेटिंग कर ली जाए, विधि के हिसाब से चल रहा है। हरिशंकर जैन ने जब ये कहा कि कोर्ट में सेकुलरिज्म और भाषणबाजी नहीं चलती है, सब लीगल चलता है और यही लीगल चल रहा है और इसी लीगल को चलने के कारण से ये सारे फंसे हुए हैं। और इसीलिए शिवसेना ने कहा कि भैया भाजपा तो ये चाहती है कि शिवसेना एक बार फिर से उनसे गठबंधन कर ले और उसके बाद में मुख्यमंत्री उनका बन जाए। शिवसेना भाजपा से नहीं डर रही है, शिवसेना कानून के शासन से डर रही है, कानून का डर उसे लग रहा है, कानून की दहशत उसे लग रही है और इस कारण से ये सारी बयानबाजी आ रही है। चाहे अनिल देशमुख हो, चाहे वो नवाब मलिक हो, चाहे वो अनिल परब हो, सबका नंबर आएगा और अभी बहुत सारे नंबर और आने बाकी हैं। थोड़ी सी बात मैं यहाँ पर शरद पवार की करता चलता हूँ। शरद पवार ये वो व्यक्ति हैं जो भारतीय राजनीति में सबसे अमीर राजनीतिक व्यक्ति के तौर पे या तो माने जाते हैं या जो सबसे अमीर राजनीतिक लोग हैं उनमें शरद पवार एक व्यक्ति हैं, शामिल हैं, बहुत अमीर हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि शरद पवार ये वो व्यक्ति हैं जो 90 के दशक से, यानी कि 90 के दशक से पहले से भी इवन प्रधानमंत्री बनने का सपना पाले हुए हैं, जब बेसिकली प्रधानमंत्री मोदी जो आज हैं वो राजनीति में ठीक से थे भी नहीं। 2000 में जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया गुजरात का, उस समय तक उन्होंने कोई एमएलए एमपी का चुनाव भी नहीं लड़ा था, वो उसके बाद में लड़ा, वो डायरेक्ट मुख्यमंत्री बने। उससे पहले एमएलए एमपी कौन होना चाहिए, टिकट किसको मिलना चाहिए, उसके बारे में चाहे से बात करते हो, आपको ध्यान होना चाहिए कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनने के लिए शरद पवार सीधा चले गए थे मुंबई से दिल्ली के लिए। ये अलग बात है कि पीवी नरसिम्हा राव साहब उन्हें चबा गए और उसके बाद में पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के अध्यक्ष बने और कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के बाद में वो प्रधानमंत्री भी बने। और उन्होंने जो व्यक्ति शरद पवार देश के रक्षा मंत्री रहे थे उन दिनों, उसके बाद में पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें महाराष्ट्र में वापस भेज दिया, यानी कि देश के रक्षा मंत्री को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया। और उसके बाद में साल 2004 में जब यूपीए गवर्नमेंट आती है तब वो कौन से मंत्री बनते हैं, कृषि मंत्री बनते हैं। इतना अवमूल्यन, इतना डिग्रेडेशन, इतना डीप, इतना जो है वो आपका किस तरीके से डिमोशन हो जाता है, सोचिएगा। रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री, ये व्यक्ति लगातार अपने आप को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार सोचता है। लेकिन ये व्यक्ति अगर ये बोल रहा है कि 2024 में भी प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो बिखरा हुआ विपक्ष है। स्टालिन भी प्रधानमंत्री बनना चाहता है, ममता बनर्जी भी प्रधानमंत्री बनना चाहती है, इवन आज लालू यादव, मुलायम सिंह यादव की शारीरिक रूप से वो हस्ती नहीं रही, लेकिन प्रधानमंत्री वो भी बनना चाह रहे थे। केसीआर भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे के मन में भी यही है। लेकिन ये सब लोग यही चाहते हैं, इंक्लूडिंग शरद पवार के मन में तो पहले से ही है, ये सब लोग यही चाहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं और ये सारे के सारे लोग एक दिल से मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए आगे आए। ये जो व्यक्ति सारे के सारे अपने आप को सबसे बड़ा लीडर समझते हैं, वो सामने वाले में उससे बड़ा लीडर कैसे देखेंगे और कैसे उसके छाते के नीचे आएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि एचडी देवेगौड़ा जब प्रधानमंत्री देश के बने थे 90s के मिड में, ऑन द टाइम उनकी ही पार्टी के लोग उन्हें बहुत ज्यादा मूल्य नहीं करते थे। इवन लालू यादव और शरद यादव, मुलायम सिंह यादव जैसे लोग तो उनकी सार्वजनिक रूप से अवहेलना करते थे और बहुत एक तरीके से अपमानजनक भाषा में उनके लिए बात करते थे, उन्हीं की पार्टी के लोग। आज क्या मोदी जी के बारे में इस पार्टी में, बीजेपी में उनके सामने खड़ा होने की किसी की हिम्मत है? और इसलिए नहीं है कि वहां पर कोई डिक्टेटरशिप चल रही है, लेकिन इसलिए है कि संगठन के तौर पे और लीडरशिप के तौर पे कोई व्यक्ति अपने आप को उस तरीके से प्रूव नहीं कर पाया है। जिस तरीके से मोदी जी ने एक बात कही थी इंटरव्यू में कि मुझे जिस चीज की गंध सबसे ज्यादा पसंद है वो है पसीने की गंध, तो शायद वही पसीने की खुशबू है। जिस पसीने की खुशबू के कारण से सारी की सारी चीजें लगातार चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। वो प्रशांत किशोर जो 2014 में मोदी के साथ रहा करते थे, आज फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं और फ्रस्ट्रेशन में आकर के ये कह रहे हैं कि भैया मोदी जी के विरोध में पूरे देश में एक संयुक्त रूप से मोर्चा लाया जा सकता है, लेकिन ना संगठन होगा,
ना आपके पास लीडरशिप होगी, सेना नहीं होगी तो सेनापति कहाँ से आएगा? और सेनापति के रूप में तो बहुत सारे लोग बिखरे पड़े हुए हैं। ऐसे में आप कैसे किसको चेहरा बनाएँगे? क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में एक अलग चेहरा बना हुआ है। तो इस बात को थोड़ा-सा समझिएगा। यहाँ पर ईमानदार जो है वो किसी बेईमान को पकड़ रहा है। जब बेईमान बेईमान को पकड़ता है तो वो सौदेबाज़ी करता है। और इस सरकार में सौदेबाज़ियाँ चलना ज़रा बंद हो गई हैं और यही इस सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत को थोड़ा हमें और शक्ति देनी चाहिए, ये हम सबका कर्तव्य बनता है। लेकिन अगर आप कुछ गलत करेंगे तो हम आपको टोकेंगे और बहुत ज़ोर से टोकेंगे, ये भी हमारा कर्तव्य बनता है और वो भी हम लगातार करते रहेंगे। आज के कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। अपनी टिप्पणियाँ, अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और आपको लगता है कि देश और धर्म के लिए हम कुछ अच्छा काम कर पा रहे हैं, तो स्क्रॉल में चल रही जानकारी के अनुसार में हमें सहयोग पत्रम पुष्पम के माध्यम से ज़रूर कीजिएगा। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।